हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम 27 एंड 28 ऑफ अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें आज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स को देखना है, कुछ रिपोर्ट्स को डिस्कस करना है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो न्यूज में है, जिनकी डेथ हो गई है, वो हम देखेंगे। और वीडियो के एंड में हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और वीडियो के एंड में एक एमसीक्यू भी होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल संडे था तो संडे को हमारा करंट अफेयर्स नहीं आया था, बट हाँ, हमने संडे को वीकली करंट अफेयर डिस्कस किया था, जहां पर 50 एमसीक्यू मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आई होप आपने उस क्विज को अटेंड किया होगा और आपका जो भी स्कोर है वो आपने जरूर मेंशन किया होगा कमेंट सेक्शन में। सो स्टार्ट करते हैं आज के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक रैंकिंग, एक इंडेक्स पब्लिश हुआ है जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफी खराब है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के बारे में। ये पहला एडिशन है, पहली बार इसको पब्लिश किया जा रहा है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग 180 कंट्रीज में से 176 पोजीशन पे है। इंडिया 176 पोजीशन पे है, मतलब 5 वर्स्ट परफॉर्मर कंट्रीज की लिस्ट में आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा इन द फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं कि यहाँ पर इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है और किस बेसिस पे इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। तो यूरोपियन कंट्री लग्जमबर्ग आपको इस इंडेक्स में टॉप पर देखने को मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिलेगा। मतलब इस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी अच्छी पॉलिसी बनाई है वहां की बायोडाइवर्सिटी को, फ्लोरा एंड फाउना को, क्लाइमेट को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा पैसिफिक आइलैंड में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है किरीवती, और ये आपको बॉटम पर, मतलब 180th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। अब इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है या फिर कौन रेडी करता है? तो गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वैन गिरोन यूनिवर्सिटी ऑफ इजराइल, और एक नॉन प्रॉफिट वेबसाइट है जिसका नाम है biodb.com। ये तीनों ने ज्वाइंटली प्रिपेयर किया है और रिलीज किया है पहला ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ये पहला है और इसको अक्टूबर 2024 में रिसेंटली रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें क्या शो किया जाता है, क्योंकि पहली बार है तो हमें पता होना चाहिए ये इंडेक्स बेसिकली फोकस किस एरिया पे करता है। तो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स बताता है कि कोई भी कंट्री अपने हैबिटेट को, अपना जो एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ पर अलग अलग फैक्टर को पॉइंट ऑफ करते हुए रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि किसी भी कंट्री में जो भी स्पीसीज है, चाहे वो फ्लोरा हो या फाउना हो, मतलब प्लांट्स हो या एनिमल हो, वो कितने रिस्क में है। ठीक है, कंट्री का जो प्रोटेक्टेड एरिया है, साइज है, उसके अकॉर्डिंगली, यहाँ पर हैबिटेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेटिंग की जाती है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली इस रेटिंग को पब्लिश किया जाता है। पहला है लैंड मैनेजमेंट, नेक्स्ट है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, फिर है कैपेसिटी एंड गवर्नेंस, एंड लास्ट में फ्यूचर ट्रेंड। तो इन 4 पैरामीटर्स पे इस रेटिंग को पब्लिश किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ इंडिया। तो इंडिया का स्टेटस पहले भी हमने डिस्कस किया कि 176 पोजीशन पे है इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज। नाउ बात करते हैं स्कोर। तो आउट ऑफ 100 इंडिया का स्कोर 45.5 है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि इंडिया का स्कोर कितना है, तो 45.5 आपको इंडिया का स्कोर मिल जाएगा। और इंडिया की रेटिंग 176 है आउट ऑफ 180 कंट्री। अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो 4 पिलर्स हमने देखे थे ना अभी, उन 4 पिलर्स की भी इंडिविजुअल रेटिंग की है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें लैंड मैनेजमेंट कैटेगरी में, तो लैंड मैनेजमेंट कैटेगरी में इंडिया का स्कोर 52 है और इंडिया की रेटिंग 154 है। ठीक है, वहीं थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कैटेगरी में इंडिया 177 पोजीशन में आता है और स्कोर 54 है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी एंड गवर्नेंस कैटेगरी। तो कैपेसिटी एंड गवर्नेंस कैटेगरी में इंडिया 115 पोजीशन पे आता है। और वही लास्ट में है फ्यूचर ट्रेंड, इस कैटेगरी में इंडिया 133 पोजीशन पे आता है। तो आपको इंडिविजुअल इन चारों कैटेगरी को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखेंगे कि पहली बार रेटिंग को पब्लिश किया गया है और इंडिया 176 पोजीशन पे है और इंडिया का स्कोर 45.5 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली जो खबर है वो यही है कि इंडिया में बहुत ज्यादा
इलीगल जो वाइल्ड लाइफ है उनकी ट्रेडिंग की जाती है। और आपको भी पता है, जनरली हम सुनते रहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने लोगों को पकड़ा है जो इलीगल तरीके से तस्करी कर रहे थे वाइल्ड एनिमल्स की, राइट। तो इंडिया में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है और इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है इलीगल ट्रेडिंग में। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज की इलीगल ट्रेडिंग में इंडिया 4th नंबर पे है। और इंडिया में ये जो मार्केट है, मतलब एनुअली जो ट्रेडिंग होती है, वो 15 बिलियन आपको यहाँ पे पाउंड की ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगी ना। बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज, तो लग्जमबर्ग, देन एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड एंड यूके आपको बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज मिल जाएंगी। वहीं वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज कौन सी हैं? तो 180th पोजीशन पे किरीवती, जो कि एक आइलैंड नेशन है इन द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। फिर टर्की 179 पोजीशन पे, इराक 178, फिर माइक्रोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन में अगेन एक आइलैंड नेशन है। एंड देन देखिए इंडिया आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये आपकी 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और इंडेक्स पब्लिश किया गया है कि इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है 6G में। ठीक है, 6G के लिए हम किस तरीके से इनोवेशन कर रहे हैं, किस तरीके से स्टार्टअप कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है, जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसका हम पेटेंट फिलिंग भी करते हैं। तो इंडिया की रेटिंग किस नंबर पे आती है पेटेंट फिलिंग में? वो भी 6G में। तो इस रिपोर्ट को भी पब्लिश किया गया और इंडिया आपको यहाँ पे 6 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, India advances in 6G race, rank among the top 6 in the global patent filling। तो यहाँ पे 6G में पेटेंट फिलिंग में इंडिया आपको 6 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? तो मैक्सवेल। मैक्सवेल एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म है और इन्होंने इस रेटिंग को पब्लिश किया। इसमें बताया गया कि इंडिया 6 पोजीशन पे है 6G में पेटेंट फिलिंग में, और इंडिया ने 6G में 188 पेटेंट को फिल कराया है। ये बात इस रिपोर्ट में पब्लिश की गई है। अगर हम बात करेंगे टॉप 5 रेटिंग कंट्रीज के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा पेटेंट फिलिंग कराया है 6G टेक्नोलॉजी में, तो सबसे ऊपर पे आ जाएगा चाइना, 6000 इन्होंने पेटेंट फिल कराए हैं। देन यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, और 6 नंबर पे इंडिया है। और इंडिया के टोटल जो पेटेंट्स है वो 188 आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। फर्दर हम डिस्कशन करें उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है। अपडेट ये है कि मैंने बायोलॉजी की 10 टेस्ट सीरीज आपके साथ शेयर की थी, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जो कि वाईटी पे मैंने आपके साथ रन की है। अब बात कर लेते हैं कैसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले काम होता है कि पिछले 5 सालों में जो भी पीवाईक्यूज आए हैं आप उनको देखें। पीवाईक्यू के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 19 टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज विद डिटेल एनालिसिस। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन। इसके अलावा यहाँ पर आपको पीवाईक्यू के साथ साथ सितंबर मंथ की मंथली मैगजीन भी मिल जाएगी और 10 तारीख तक हम अक्टूबर मंथ की भी मैगजीन अवेलेबल करा देंगे। ओके, चलिए एक और काम कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रही है इन्फॉर्मेशन, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड यस, लाइक बटन पे क्लिक जरूर करना है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ और पर्सन के बारे में जो रिसेंटली न्यूज में है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर लीजेंडरी गुसादी फोक डांसर। तो ये जो गुसादी डांस है ये आपको देखने को मिलेगा, एक ट्रेडिशनल फोक डांस है। ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना स्टेट का ये आपको डांस फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो गुसादी फोक डांसर एंड पद्मश्री अवॉर्डी श्री पद्मश्री अवॉर्डी जिनका नाम है कनका राजू पास्ड अवे रिसेंटली। सो कनका राजू जी का निधन हो गया है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो ये किस डांस फॉर्म से थे, तो गुसादी डांस फॉर्म से या फोक डांस फॉर्म से आपको ये एसोसिएटेड देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट, अब ये जो डांस फॉर्म है ये बैचलर ऑफ राजगोंड ट्राइब, जो भी राजगोंड ट्राइब के बैचलर्स होते हैं वो इस डांस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं, डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो लोकल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। कब? धनधारी फेस्टिवल में। और धनधारी जो फेस्टिवल है वो आफ्टर दीपावली, ये फेस्टिवल आपको 10 डेज का फेस्टिवल देखने को मिलेगा जिसमें ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है गुसादी फोक डांस। ठीक है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? गुसादी तादो, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसमें पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं, पिकॉक के जो पंख होते हैं उससे एक मुकुट रेडी किया जाता है। उस मुकुट को माल बूरा कहा जाता है। और एनिमल एनिमल स्किन
को रैप किया जाता है वेस्ट पे और फिर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। अब इन्होंने इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इन्हें पद्मश्री मिला है। फॉर हिज एफर्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ द डांस फॉर्म ही वाज अवॉर्डेड द कंट्रीज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, पद्मश्री। इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, डन। चलिए अब यहाँ पे एक और प्राइज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, सखारोव प्राइज। ठीक है, सखारोव प्राइज, ये प्राइज बेसिकली यूरोपियन यूनियन देता है। किसे दिया जाता है, कोई भी इंडिविजुअल जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, मतलब एक एक्टिविस्ट है, एक सोशल वर्कर है जो ह्यूमन राइट के लिए काम कर रहा है, उसको ये प्राइज दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम 2024 के प्राइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2024 का सखारोव प्राइज किसे दिया गया है, आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो एंड मांडो गोंजमेल। ठीक है, कौन कौन नाम है, मारिया कोरिना मचाडो एंड मांडो गोंजालेज। इन दोनों लोगों को सखारोव प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है 2024 के। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इस अवार्ड का पूरा नाम क्या है, इस अवार्ड का पूरा नाम है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, जिसे हम शॉर्ट में सखारोव प्राइज कहते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को यह अवार्ड दिया जाता है जो अपनी लाइफ डेडिकेट करता है टू डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट एंड द फ्रीडम ऑफ थॉट। ठीक है, 1988 में इस अवार्ड की शुरुआत यूरोपियन पार्लियामेंट ने की थी और पहली बार यह अवार्ड किसे मिला था, नेल्सन मंडेला जी को। तो फर्स्ट प्राइज वाज अवॉर्डेड ज्वाइंटली टू द साउथ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला एंड रशियन एंटोली मार्चेंको। इन दोनों लोगों को यह पहला अवार्ड दिया गया था और 2024 का हमने देख लिया है किसे दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 का सखारोव प्राइज किसे मिला है। तो 2023 का ये जो सखारोव प्राइज है वो पोस्टुनिमसली मिला है किसे, जीना महसा अमीनी को। जीना महसा अमीनी, बेसिकली इन्होंने क्या किया था, ईरान में हिजाब के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है और उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, जिसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया था और जेल में इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगला नाम आता है अमिताभ चौधरी का। इनका नाम आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखा भी होगा, सुना भी होगा, रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी आप सुन ही रहे हैं। अमिताभ चौधरी, इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। ठीक है, रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, फर्दर 3 सालों के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया है। अमिताभ चौधरी इनका नाम है। कब से कब तक, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2027 तक। ठीक है, अमिताभ चौधरी के बाद अगर हम बात करें एक्सिस बैंक के बारे में, तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर तो आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा एंड 1993 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, आरबीआई अप्रूव प्रणव चावड़ा अपॉइंटमेंट एज अ जेपी मॉर्गन सेज बैंक इंडिया सीईओ। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन सेज बैंक इंडिया के सीईओ कौन बन गए हैं, प्रणव चावड़ा बन गए हैं। रिसेंटली आरबीआई ने इनकी अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल दी है और इन्होंने किसे सक्सीड किया है, किसे रिप्लेस किया है, तो इन्होंने सक्सीड किया है प्रावदेव सिंह को। ठीक है, और ये 2019 से जेपी मॉर्गन में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सा। जैसे कि चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, तो यहाँ पे जो नेशनल पेंशन ट्रस्ट है, एनपीएस है, उसके लिए जो ट्रस्ट की चेयरमैन, बोर्ड की चेयरमैन कौन बनी है, आंसर हो जाएंगी चित्रा जयसिम्हा। सीईओ ऑफ एको लाइफ इंश्योरेंस किसे बनाया गया है, संदीप गोयंका को बनाया गया है। एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। आपको याद रखना है, बाकी आप रिमेनिंग और भी पढ़ सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अदरवाइज आज के क्लास के करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे पूजा जैन सीए 247 पे भी मिल जाएगी और ये मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है पूजा जैन क्लासेस। यहाँ पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है, आप इजीली डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे लेक इरी के बारे में। आप सभी लोगों ने ग्रेट 5 लेक्स के बारे में सुना होगा, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसको हम जरूर पढ़ते हैं 5 लेक्स। तो 5 आपको लेक्स देखने को मिलती है यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे। कौन कौन सी, सबसे पहले आपने सुना होगा लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर के बाद लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक हुरॉन के बाद आती है ये लेक इरी और लेक इरी के बाद आती है लेक ऑन्टेरियो, लेक
ऑन्टेरियो। ये 5 आपकी फ्रेश वाटर की लेक है जिनको ग्रेट 5 लेक कहा जाता है, जो कि यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे सिचुएटेड है। रिसेंटली ये जो लेक इरी है, लेक इरी में एक बैक्टीरिया मिला है, एक टॉक्सिक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइक्रोसाइटसिन। ठीक है, माइक्रोसाइटसिन ये बैक्टीरिया है। जब भी कोई भी एनिमल और इंसान, ह्यूमन, इसके कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, तो वो उसको इन्फेक्ट कर रहा है, बीमार कर रहा है। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे पाया गया। लेक इरी जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट लेक है ऑफ द 5 ग्रेट लेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ये बेसिकली बॉर्डर शेयर करती है कनाडा और अमेरिका के बीच में। द लेक्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी रिवर आर द डिट्रॉइट। डिट्रॉइट रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। माइक्रोसाइटिन एक सिंगल कॉल्ड फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया ने यहाँ के पानी को टॉक्सिक किया है। कोई भी एनिमल और ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो वो सिक हो रहा है, बीमार हो रहा है। ठीक, चलिए अगली बात करेंगे झारखंड से। झारखंड में एक स्कीम चलती है जिसका नाम है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना में जो अमाउंट दिया जाता था, फीमेल्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाता था, इस अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया है। इसलिए ये स्कीम आपको रिसेंटली न्यूज में देखने को मिल रही है। तो हेडिंग क्या है? इंक्रीज इन द फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर द झारखंड मैया सम्मान योजना। इसमें पहले फीमेल्स को 1000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किया जाता था, इसको इंक्रीज करके 2500 रुपीज पर मंथ कर दिया गया है। इससे झारखंड राज्य की लगभग 50 लाख फीमेल्स को फायदा होने वाला है, बट स्टेट पे एडिशनल 9000 करोड़ रुपीस का बर्डन आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्कीम है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो फीमेल्स है उनको हेल्प करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। एंड झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को अगस्त मंथ में 2024 में लॉन्च किया है, 2024 में से लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है राजस्थान में। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टोन फॉर द पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम वाज रिसेंटली लेड एट द बीवर। बीवर जो कि बर्थ प्लेस है आरटीआई मूवमेंट का, यहीं के लोगों ने सबसे पहले आरटीआई के लिए धरना दिया था। मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होना चाहिए, जिससे लोगों को ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो कि भाई क्या चल रहा है, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम डिपार्टमेंट से, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से पूछ सके। तो जो आरटीआई मूवमेंट है उसका बर्थ प्लेस क्या है? राजस्थान का बीबर है, और यहीं पे पहला आपका आरटीआई म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन रखा है, जिसका पर्पस हमारा डिजिटल इंक्लूजन करना भी है। ठीक है, लगभग 13.5 लाख पीपल जो राजस्थान के हैं, उन्होंने यहाँ पर पेंशन में जो डिले हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे डेटाबेस में एंट्री की है आरटीआई के लिए। अगर हम आरटीआई मूवमेंट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो इस मूवमेंट को शुरू किया गया था 1996 में, 1996 में, और ये 40 डेज का धरना था जिसको मजदूर किसान शक्ति संगठन ने लॉन्च किया था। इसका पर्पस क्या था? एडवोकेटिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टेट आरटीआई एक्ट को 2000 में पास किया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आरटीआई एक्ट पास किया है वो 2005 में किया है। पहला स्टेट जिसने आरटीआई एक्ट को पास किया है वो कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला स्टेट है जिसने इंडिया में आरटीआई लॉ को लेकर आया था 1997 में। क्लियर है? और ये जो आरटीआई का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले कौन लेकर आया? तो हमारे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है वीपी सिंह, इन्होंने आरटीआई के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1990 में। और पहला कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिसने आरटीआई लेकर आया वो कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन ने आरटीआई के लिए लॉ को अप्लाई किया था 1766 में। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द आरटीआई, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी का आई थिंक 2 साल पहले का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें आरटीआई एक्ट कब से लागू हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया जो है अब यहाँ पे उसने अनाउंसमेंट किया है कि $300 मिलियन का लोन वो डब्ल्यूएचओ को देगा। ठीक है, तो इंडिया प्लेस्ड $300 मिलियन टू द डब्ल्यूएचओ, और इंडिया 6 नंबर का लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर बन जाएगा डब्ल्यूएचओ में, जो कि डब्ल्यूएचओ को $300 मिलियन का लोन दे रहा है डब्ल्यूएचओ के कोर प्रोग्राम के लिए। फ्रॉम 2025 टू 2028, 2025 से 2028 के बीच में इंडिया डब्ल्यूएचओ को $300 मिलियन का लोन देगा। इसके अलावा कुछ समय पहले हमने डिस्कशन किया था कि लगभग $250 मिलियन जो है वो डेडिकेट किसके लिए किए जाएंगे? यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर गुजरात सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बन रहा है जामनगर गुजरात में, इसमें $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। फिर $38 मिलियन डब्ल्यूएचओ के रीजनल ऑफिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे।
$10 मिलियन डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव के लिए और $4.6 मिलियन जो है वो थीमेटिक प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा। तो मतलब टोटल $300 मिलियन का जो फंड रखा है डब्ल्यूएचओ के लिए इंडिया ने रखा है 2025 से 2028 के बीच में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा एंड डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एधेनोम आपको डायरेक्टर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट किसकी है कि ये कुछ कंपनीज हैं, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जो अनऑथराइज्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। मतलब आप फॉरेक्स में कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एक तरीके से अलर्ट इशू किया है, ठीक है। तो आरबीआई अपडेट अलर्ट लिस्ट ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए इस लिस्ट को पब्लिश किया जिसमें रिसेंटली 13 न्यू एंटिटीज हुई हैं और टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी हो चुकी हैं, 88। यहाँ पे नई एंट्रीज की आपको लिस्ट मिल जाएगी जिनको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कंपनी आप चाहो तो याद भी रख सकते हो जैसे कि ग्रो लाइन, थिंक मार्केट, ठीक है। ये कुछ कंपनीज है जिनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दिस लिस्ट इंक्लूड नेम ऑफ एंटिटीज नॉट ऑथोराइज्ड टू डील इन द फॉरेक्स अंडर द फेमा एक्ट। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके अंदर आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप फॉरेक्स में कोई भी डील कर सको। इसके अंदर 13 नई एंट्री हुई है और टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितनी हो चुकी हैं, 88, जिनको आरबीआई ने अलर्ट लिस्ट में रखा है। मतलब आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आरबीआई का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश का सेंट्रल बैंक अस्तित्व में आया था, ठीक है। 1937 में इसके हेडक्वार्टर को हमने कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया था। प्रेजेंटली इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, तो टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा एंड स्वामीनाथन जनकृष्णन कृष्णन, ये आपको देखने को मिलेंगे डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट, PFC Infra Finance IFSC Limited gets approval to operate from the gift city। तो सबसे पहले ये जो PFC Infra आपको देखने को मिल रही है, तो PFC Infra Finance IFSC Limited एक सब्सिडरी है, एक सहायक कंपनी है। किसकी, PFC की, मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये सहायक कंपनी है। और रिसेंटली इसको अप्रूवल मिल चुका है कि अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकती है गिफ्ट सिटी गुजरात में। हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी टू कॉमर्स बिजनेस एज द फाइनेंस कंपनी इन आईएफएससी गिफ्ट सिटी गुजरात। और ये पहली फाइनेंस कंपनी बन गई है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लेंडिंग करने के लिए अप्रूव किया है। और ये ऑपरेट कहां पर होगी, गिफ्ट सिटी गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगी। ये भारत के साथ साथ दूसरी कंट्रीज को भी फॉरेन करेंसी में लेंडिंग करेगी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस। ये जो एग्रीमेंट है वो आईएफएससीए के चेयरमैन के राजा रमन, इन्होंने ये सर्टिफिकेशन किसको दिया है, परमिंदर चोपड़ा को दिया है, जो कि आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे पीएफसी के। तो पीएफसी के चेयरमैन कौन है, परमिंदर चोपड़ा आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें आईएफएससीए के बारे में तो इसका फॉर्मेशन 27 अप्रैल 2020 को गुजरात में हुआ था जिसके चेयरमैन है श्री के राजा रमन, ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है, ये लास्ट आज की न्यूज है, फिर हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई स्कॉलरशिप स्कीम। अब आरबीआई ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ऐसी सारी फैकल्टीज, टीचर्स जो इकोनॉमी एंड फाइनेंस पढ़ाते हैं यूजीसी के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द फैकल्टी मेंबर ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्कॉलरशिप स्कीम किसके लिए, फैकल्टी मेंबर हैं जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि यूजीसी या फिर एआईसीटीसी से रजिस्टर है, रिकॉग्नाइज है, और वहां पे कोई फुल टाइम फैकल्टी है जो इकोनॉमी और फाइनेंस पढ़ाती है, उनके लिए स्कीम है। तो कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख तक अप्लाई कर सकता है, 5 तारीख तक अप्लाई किया जा सकता है, जिसकी एज 55 साल से कम है, 55 ईयर से कम है। तो यहाँ पे जो भी आपका सीवी होगा, आपने जो भी रिसर्च वर्क किए हैं, जो भी पेटेंट फिलिंग वगैरह की है, तो सीवी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 50,000 रुपीज मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी फर्दर रिसर्च वर्क के लिए और भी नए पेटेंट को फिलिंग कराने के लिए। इसलिए आरबीआई का ये इनिशिएटिव है। और एडिशनल 2 लाख रुपए यहाँ पे किया जाएगा कंप्लीशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसर्च पेपर बाय द आरबीआई। अगर आप कोई रिसर्च पेपर रेडी करते हो और उस रिसर्च पेपर को आरबीआई अप्रूव करता है, मतलब आरबीआई को अच्छा लगता है आपका रिसर्च पेपर,
तो एडिशनल 2 लाख रुपए भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो रिसर्च करने के लिए 50,000 रुपए मंथली स्टाइफन अलग है, और अगर आपका रिसर्च पेपर सिलेक्ट होता है बाय द आरबीआई, 2 लाख रुपए अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम किसी भी इंडिविजुअल को 5 स्कॉलरशिप मिल सकती है, मतलब मैक्सिमम 5 आपके जो रिसर्च पेपर है उनको हम अप्रूव कर सकते हैं। और इसको देखेगा कौन, मैनेज कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च इसको देखने का काम और मैनेज करने का काम करेगी। एंड लास्ट में एक शॉर्ट न्यूज है कि पहली वो कौन सी कंट्री बन गई है रिसेंटली 2024 में जिसमें पहली बार डायनासोरस के फॉसिल्स मिले हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग में रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं डायनासोरस के फॉसिल्स पहली बार। ठीक है, तो बस इतनी ही न्यूज यहाँ पे हमें याद रखनी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। कोस्टा सेरेना, which was recently flag off in India, is the international cruise liner of which country? तो कोस्टा सेरेना रिसेंटली से फ्लैग ऑफ किया गया था इंडिया में। ये किस कंट्री की क्रूज है? आंसर हो जाएगा, ये आपको इटली की क्रूज देखने को मिल जाएगी। इसको मुंबई पोर्ट में लॉन्च किया गया था, जिससे हम अपने देश में भी क्रूज टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। ये हमारा टारगेट है कि लगभग 50 मिलियन क्रूज पैसेंजर्स हमारे पास हो बाय द एंड ऑफ 2047। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which country ranked first in the Global Nature Conservation Index of 2025? तो Global Nature Conservation Index में फर्स्ट कंट्री कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलेगी। थोड़ी देर पहले हमने इस इंडेक्स को पढ़ा था। नेक्स्ट, which state has North Korea recently declared as the hostile state in its amended constitution? ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और नॉर्थ कोरिया को हॉस्टाइल स्टेट उसमें लिखा है, एक आतंकवादी टाइप का देश लिखा है? तो कौन है भाई जिनके साथ सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है नॉर्थ कोरिया के? ऑब्वियस सी बात है, साउथ कोरिया है। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट है, जैसे कि ये आपकी 38 नंबर की जो पैरेलल लाइन है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जो दोनों देशों को सेपरेट करती है। वैसे ही 17 पैरेलल आपको लाइन देखने को मिलेगी नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच की एक लाइन है। और 49 पैरेलल लाइन आपको मिलेगी जो कि बाउंड्री है यूएसए और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट है, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड स्कॉलर इन विच सिटी? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी कोलंबो श्रीलंका में, जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड स्कॉलर्स, जिसमें इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के जो भी मॉन्क्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और डिसाइड किया किस तरीके से हम पाली को, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि पाली को क्लासिकल लैंग्वेज हम बना रहे हैं, और पाली का जो भी टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उनको कैसे हमें प्रिजर्व करना है। What rank did India achieve in the first Global Nature Conservation Index? तो इंडिया की रैंकिंग 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। नेक्स्ट है, हु आर द रेसिपेंट ऑफ द 2024 सैखरोव प्राइज फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट? ये अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है मारिया कोरिना मैचेंडो एंड इदमुंदो गोंजलेज। इनको ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। नेक्स्ट, India pledged how much to the WHO to support core program from 25 to 28? तो इंडिया यहाँ पे $300 मिलियन का सपोर्ट करेगी WHO को। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस कंट्री का नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया ने अपॉइंट किया है? फ्रांस, अर्जेंटीना, रशिया या फिर स्वीडन? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।